ये कहानी शीनो की है, जो एक बार मरकर दोबारा जिंदा हो चुका है, पर इसके लिए उसे कारासुमा नाम के एक डीमन को अपने शरीर में जगह देनी पड़ी। वही डीमन की वजह से शीनो हमेशा के लिए बच्चे के रूप में रह जाता है। एक दिन इंपीरियल चर्च के लोगों को मालूम पड़ जाता है कि कैसे शीनो के अंदर कारासुमा नाम का डीमन मौजूद है, जिसकी वो तलाश कर रहे थे। इसलिए वो उसे हासिल करने के लिए शीनो और उसके भाई पर हमला करवा देते हैं। इसी बीच उन लोगों ने शीनो की बहन को भी किडनैप कर लिया। आखिर शीनो अपनी बहन को वापस ला पाएगा? आखिर वो इंपीरियल चर्च के लोग उसके डीमन से क्या चाहते हैं? कहानी की शुरुआत में हम एक विलेज को देखते हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और वहीं हर तरफ आग लगी हुई होती है। इसी बीच हम शीनो के भाई बहन को देखते हैं जो इस हादसे का शिकार हो चुके थे। वहीं कहानी का मेन कैरेक्टर शीनो भी इस हादसे का शिकार हो चुका था। वो इस बात से निराश है कि वो अपने लाइफ में सब कुछ खो चुका है। यहाँ तक उसकी बहन हामाजी उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। वही उसका भाई कोसुके भी बेहोश पड़ा हुआ था। इधर शीनो अपनी लाइफ के आखिरी पलों को याद कर रहा था कि तभी वहाँ पर एक अनजान व्यक्ति आता है और वो शीनो को दोबारा जिंदा करने के लिए तैयार होता है। मगर यहाँ उसने बताया कि कैसे उसे अपनी जिंदगी के साथ कुछ खिलवाड़ करना होगा। इस तरह कई साल बीत जाते हैं और हम शीनो को एक जंगल में मौज मस्ती करते हुए देखते हैं। यहाँ उसके बुलाने पर एक क्रो आ जाता है जिसका नाम कारासुमा होता है। शीनो ने पाया कि उसके मुंह में कुछ अजीब सा क्रिएचर मौजूद था। वो इस क्रिएचर से छुटकारा पाने के बाद सीधे चर्च में आ जाता है। असल में उस हादसे के बाद शीनो अपने पूरे परिवार के साथ चर्च में रहने लगा था। यहाँ उसकी बहन हामाजी सभी के लिए कॉफी तैयार करती है। जहाँ इस दौरान शीनो की नजरें अपने भाई को ढूंढ रही थी जो यहाँ से गायब था। असल में कोसुके पास के विलेज के एक घर में कुछ सामान देने गया हुआ था। इधर हम केंटा नाम के एक लड़के को देखते हैं जिससे उसके पिता मार रहे थे क्योंकि केंटा ने पढ़ाई की जगह पर अपनी सभी किताबों को जला दिया था। अब ये बात उसके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आती। मगर जब कोसुके ने देखा कि केंटा काफी मुसीबत में है तब वो उसके पिता को रोक देता है। इसके बाद कोसुके यहाँ से वापस चर्च जा रहा था मगर तभी केंटा उसके साथ जाने की जिद करता है और वो उसके साथ निकल पड़ता है। इधर जब वो दोनों जंगल की ओर जा रहे थे तब हर कोई कोसुके को देखकर आपस में बातें करने लगता है। असल में गांव के सभी लोग उस हादसे से वाकिफ थे जहाँ कोसुके के गांव में एक खतरनाक डिजीज की वजह से पूरा गांव खत्म हो चुका था। यहाँ गांव के सभी लोगों को लगता था कि शायद कोसुके और उसके भाई बहन भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। खैर केंटा को विश्वास था कि कोसुके और उसके भाई बहन बिल्कुल अच्छे इंसान हैं। अब उसके बाद वो दोनों बातें करते हुए चर्च के लिए जाने लगते हैं। जहाँ इस बीच केंटा ने कोसुके को गलती से बता दिया कि कैसे उसने शीनो को जंगल में खेलते हुए देखा था। अब ये बात कोसुके को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो किसी भी हालात में अपने भाई को उस जंगल में जाते हुए नहीं देख सकता था। वहीं उसने केंटा को भी सावधान रहने को कहा और इसी के साथ वो उसे अपना लॉकेट तक दे देता है जो उसे जंगल में मौजूद डार्कनेस से दूर रखने का काम कर सकती थी। अब इस तरह वो दोनों चर्च में आ चुके थे जहाँ केंटा शीनो से अपनी गलती के लिए माफी मांग के यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम कोसुके को देखते हैं जो शीनो को लेक्चर देने लगता है ताकि वो फिर से जंगल में जाने की गुस्ताखी ना करे। असल में जंगल में मौजूद डार्कनेस किसी के लिए अच्छी नहीं थी। खैर दूसरी ओर केंटा जंगल से होते हुए वापस जा रहा होता है मगर तभी उसकी नजर शीनो पर जाती है जो असल में कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। यहाँ तक उसने लड़कियों का ड्रेस पहना हुआ था और वो केंटा को उसके करीब आने को कह रहा था। केंटा को जल्दी समझ आ गया कि वो कोई शीनो नहीं बल्कि कुछ और है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम चर्च में मौजूद सभी लोगों को देखते हैं जो अपने सामने एक नई परेशानी का सामना करने वाले थे। इधर शीनो और कोसुके को मालूम पड़ा कि कैसे इंपीरिया हेडक्वार्टर की नजर कारासुमा पर पड़ चुकी है, इसलिए वो उसे हथियाने के लिए कभी भी आ सकते थे। अब इंपीरियल हेडक्वार्टर एक क्रो के पीछे क्यों पड़ा था, इसका जवाब हमें जल्दी आगे कहानी में देखने को मिल जाएगा। इसी दौरान जब वो सब बातचीत कर रहे थे तभी उनके खिड़की पर एक बड़े क्रिएचर की दस्तक होती है जिसे देख वो सभी हैरान हो जाते हैं। मगर जब शीनो ने ध्यान से देखा तब उसे मालूम पड़ा कि ये वही क्रिएचर है जिसे उसने शुरू में फेंक दिया था, मगर अब वो काफी बड़ा होकर यहाँ आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जिसने कहानी के शुरू में शीनो की जान बचाई थी। यहाँ उसे अपने साथी से मालूम पड़ता है कि कैसे इंपीरियल हेडक्वार्टर ने कारासुमा को ढूंढ लिया है और वो उसी विलेज के बचे हुए रेस्क्यूअर्स के पास था जो शीनो और उसके भाई थे। इधर रियो को अपने साथी से
से ये भी मालूम पड़ा कि कैसे इंपीरियल हेडक्वार्टर के लोगों ने अपने कुछ लोगों को भेज दिया है ताकि वो कारासुमा को वापस ला सके। इसके बाद हम अगले दिन शिनो और उसके भाई बहन को देखते हैं जो आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी चर्च के बाहर कुछ डीमंस आ चुके थे जिसे खुद इंपीरियल हेडक्वार्टर के लोगों ने भेजा था ताकि वो कारासुमा को हासिल कर सके। अब इस हमले को देख शिनो और बाकी लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ वो डीमन ये देख के हैरान हो जाते हैं कि कैसे शिनो के पास कारासुमा की पावर मौजूद थी। वहीं उसके भाई में एक वुल्फ डीमन मौजूद था जिससे वो और भी एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं फाइट के शुरू होने से पहले ही शिनो ने अपने कारासुमा को समन कर दिया, जिसके बाद हम उसके हाथों से उसी क्रो को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये क्रो एक खास तरह का डीमन था। अब शिनो अपनी क्रो की मदद से उन डीमन के बैरियर को तोड़ देता है, जिससे वो सभी ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। वही अब काम तमाम करने के बाद वो सभी घर के अंदर आ जाते हैं और तब हम केंटा को देखते हैं जो उन सभी के पास आके हाल ही में एक व्यक्ति के खोने की बात शेयर करता है। असल में उसके हिसाब से जंगल में मौजूद एक मॉन्स्टर ने विलेज के लोगों को एक एक करके मारना चालू कर दिया था। इधर हामाजी सारी बात सुनने के बाद ये किस्सा फादर से शेयर करने के लिए चली जाती है। इसके बाद केंटा ने शिनो से पूछा कि क्या वो कल रात जंगल में मौजूद था, जहाँ शिनो का जवाब भले ही ना में था, मगर वो समझ चुका था कि केंटा ने जो देखा था वो कोई भूत नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर ही था। अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए केंटा को दोबारा जंगल में आने से मना कर दिया जाता है, पर यह बात केंटा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इस जंगल के जरिए यहाँ आया करता था ताकि वो कोसुके के साथ मिलकर चर्च में काम कर सके। वो गुस्से में यहाँ से निकल जाता है, जहाँ वो बात आते ही अपने उस लॉकेट को भी फेंक देता है। वही फादर ने शिनो को बताया कि कैसे उसे केंटा के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि हामाजी ने वो लॉकेट ढूंढ लिया था जिसे खुद कोसुके ने उसे दिया था ताकि वो खतरे से दूर रह सके। इसी दौरान हम रियो के साथी को देखते हैं जो अब समझ चुका था कि कैसे रियो का शिनो और उसके भाई बहन के साथ कुछ कनेक्शन था। इसलिए साथी ने डिसाइड किया कि वो हामाजी को किडनैप करेगा ताकि वो शिनो और उसके भाई को खुद अपने पास बुला सके। इधर इसके बाद हम कोसुके को देखते हैं जिसे हामाजी से उस लॉकेट के बारे में मालूम पड़ता है और इसी तरह कोसुके समझ जाता है कि कैसे केंटा बिना लॉकेट के जंगल में जाके खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार चुका है। वो अगले ही पल उन दोनों को ढूंढने निकल जाता है, जहाँ दूसरी ओर हम शिनो को देखते हैं जो केंटा को ढूंढ चुका था, मगर वो ये देख के हैरान था कि वो एक बड़े से जाल में फंसा हुआ था और उसके सामने ठीक उसी की तरह दिखने वाली आत्मा मौजूद थी। अब यहाँ वो आत्मा एक बड़े से मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है, जहाँ वो उन दोनों पर हमला कर देती है, मगर तभी हम कोसुके को देखते हैं जो एक वुल्फ में बदल चुका था और वो यहाँ आते ही उस मॉन्स्टर पर वार करके उसे घायल कर देता है। इस तरह शिनो और केंटा की जान बच जाती है और तब वो सभी साथ में चर्च की ओर आ जाते हैं। इधर वापस आने पर उन्हें एक बड़ी न्यूज के बारे में मालूम पड़ता है। असल में इंपीरियल हेडक्वार्टर के लोगों ने उसकी बहन को किडनैप कर दिया था और अगर उन्हें उसे बचाना था तब उनके पास शहर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। अब वो दोनों भाई शहर जाने के लिए तैयार थे, मगर उनके जाने से पहले फादर ने बताया कि जिन लोगों से वो फाइट करने जा रहे हैं वो असल में इंपीरियल हेडक्वार्टर के लोग हैं, जिनके अंडर में 4 सीक्रेट बीस्ट गॉड मौजूद है। वो उन गॉड को अपने अंडर में इसलिए रखे हुए थे ताकि वो उन्हें अपने कंट्रोल में करके खुद को पावरफुल बना सके। इसके बाद शिनो और उसका भाई अपनी बहन की तलाश में निकल पड़ते हैं। इसी के साथ हम हामाजी को देखते हैं जो रियो के साथी ओसाके के साथ में होती है। इधर हैरानी की बात यह थी कि ओसाके ने भले ही उसे किडनैप किया हुआ था, मगर वो हामाजी को एक गेस्ट की तरह ट्रीट कर रहा था। यहाँ तक वो उसके सभी रिक्वेस्ट को पूरा कर रहा था जिसकी वो डिमांड कर रही थी। इसके बाद उन दोनों में बातें होने लगी और तब ओसाके ने हामाजी से पूछा कि जब वो एक अडॉप्टेड लड़की है तब वो अपने सौतेले भाइयों के साथ खुश रह पाती है, जिसपे हामाजी का कहना था कि उसके दोनों भाई उसका एक छोटी बहन की तरह ख्याल रखते हैं, इसलिए उसे विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर वो उसे बचाने के लिए जरूर आएंगे। वही कुछ समय बाद वो दोनों भाई शहर तक पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात इंपीरियल हेडक्वार्टर के भेजे हुए कुछ लोगों से होती है। यहाँ वो उन दोनों भाई को अपने साथ लीडर के पास ले जाने वाले थे, मगर कोसुके ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। असल में उसका मानना था कि वो अपने सामान को चेक इन करने के बाद उनके लीडर से मिलने का काम करेंगे। अब यहाँ वो लोग उन पे जोर जबरदस्ती करने की सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पर खुद रियो आ जाता है और वो बाकी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। इधर शिनो की नजर जैसे ही रियो पर जाती है तब वो हैरान होता है, पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि कोसुके को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आखिर शिनो इस व्यक्ति को कैसे जानता है। इधर इसके बाद रियो उन दोनों को उनके रूम तक छोड़कर जाने लगता है और साथ में उन्हें रिवील करता है कि उनकी बहन बिल्कुल ठीक है और वो बाद में उनसे मिल सकता है। वही रियो के जाते ही शिनो अपने भाई को छोड़कर शहर में घूमने के लिए निकल जाता है। इसके बाद शिनो पूरे शहर
ऑर्डर को देख ही रहा होता है कि तभी कारासुमा आसपास की भीड़ देख के बिल्कुल भी खुश नहीं था। वही इसके बाद शिनो ने नोटिस किया कि अब वो खो चुका है। तब वो कारासुमा को वापस कोसुके के पास बेच देता है ताकि वो उसे ढूंढ सके। यहाँ ये करने के बाद शिनो आगे जा रहा था, मगर तभी उसके ऊपर कामुगी नाम का एक व्यक्ति गिर जाता है। असल में कामुगी बगल के श्राइन में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अंदर से अपने ब्रदर इन लो को रिहा करवा सके। अब उसकी ये बात सुनने के बाद श्राइन के लोग मना कर देते हैं, क्योंकि वो किसी इंसान को नहीं बल्कि डीमन को कैद करते हैं। वही उसके ब्रदर इन लो की बात करे, वो अब एक इंसान के बजाय डीमन बन चुका है, इसलिए वो चाहकर भी उस डीमन को रिहा नहीं कर सकते। वही जब श्राइन के लोग उसको धक्का मारकर भेज रहे थे, तभी वहाँ पर कामुगी के पिता आ जाते हैं और वो श्राइन वालों से माफी मांग के यहाँ से निकल जाते हैं। इधर इसी के साथ पिता ने शिनो को देखा जो जमीन की ओर पड़ा हुआ था और उन्हें उसकी ज्यादा फिक्र हो रही थी। इससे कामुगी का ध्यान उसके ऊपर जाता है और वो उसके शरीर पर निशान को देख के काफी हैरान होता है। वहीं कुछ देर बाद हम उन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ कामुगी उसे सभी चीजें खाने को दे रहा था ताकि वो इसके जरिए शिनो से कुछ सवाल कर सके। इधर जब तक कामुगी कुछ जानकारी हासिल कर पाता, तब तक वहाँ पर कारासुमा आ जाता है। इसे देख के कामुगी हैरान होता है। उसकी हैरानी तब बढ़ जाती है जब वहाँ पर कोसुकी अपने वुल्फ फॉर्म में आ जाता है। अब कामुगी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक बच्चे के साथ दो जानवर क्या कर रहे थे। वहीं रात के समय हम सिरन नाम के एक मोंक को देखते हैं जो श्राइन के हेड के सामने मौजूद है। इधर हेड इस बात से गुस्सा था कि जब गेनपाची में कोई भी इविल डीमन मौजूद नहीं है, तब उन्होंने उसे कैद क्यों किया हुआ है। अब इस पर जवाब देते हुए सिरन ने बताया कि अगर वो गेनपाची को इस तरह रिहा करते हैं, तब इंसानों के लिए बिल्कुल भी ठीक साबित नहीं होगा, इसलिए वो कैसे भी करके हेड को उसे कैद करने के लिए मना लेता है। इस तरह अगली सुबह आती है, जहां हम कोसुके को नींद से उठते ही किचन के लिए जाते हुए देखते हैं। इस बीच हम शिनो को देखते हैं जो नींद से उठा ही था कि तभी उसके सामने एक बड़ा सा वुल्फ आ जाता है। वो उसे देख के बुरी तरह से हैरान हो जाता है, मगर बाद में उसे मालूम पड़ता है कि वो रियो का सेक्रेट बीस्ट था। यहाँ अगले ही पल रियो और शिनो आमने सामने होते हैं, जहाँ रियो ये देख के हैरान था कि शिनो उसे इतने सालों बाद भी पहचान चुका था, मगर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोसुके उसे क्यों नहीं पहचान पा रहा। इस पे शिनो ने बताया कि कैसे कोसुके उस हादसे की सभी यादों को भूल चुका है, इसलिए वो रियो को नहीं पहचान पा रहा। खैर यहाँ अब इसी के साथ रियो ने मुद्दे की बात छेड़ दी और उसने शिनो को बताया कि कैसे उसने जो सोर्ड कारासुमा को यूज करने के लिए दिया था, जिसकी वजह से शिनो की एज एक नंबर पर आकर रुक चुकी थी। यहाँ तक कि रियो ने बताया कि कैसे उसके अंदर मौजूद कारासुमा उसे जल्दी अंदर से खोखला करना चालू कर देगी और उसकी मौत हो जाएगी। एक तरह से रियो उसे आने वाले खतरे से सावधान करना चाहता था, मगर शिनो को इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इस तरह जब वो दोनों एक दूसरे के सामने खुद के बीच को शोकेस कर रहे थे, तभी वहाँ पर कोसुके आ जाता है और उनकी ये फाइट बीच में ही रुक जाती है। इसके बाद वो सभी साथ में बात करने लगते हैं और इस दौरान शिनो रियो की बेइज्जती करने से यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद कोसुके खुद रियो से बात करके ये जानना चाहता था कि आखिर वो उसे कैसे जानता है, जिस पे उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद हम कोमुगी को देखते हैं जो अपने पिता के साथ मौजूद था। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि आखिर वो किस तरह अपनी बहन नुई के लिए गेनपाची को रिलीज करवाना चाहता है। इधर पिता अब खुद चर्च में जाके गेनपाची के लिए रिक्वेस्ट करने का सोच चुके थे और इसलिए वो कामुगी को बिल्कुल शांत होने को कह देते हैं। इसके बाद हम फिर से हामाजी को देखते हैं जो ओसाके के साथ मौजूद थी और इधर बातों ही बातों में हामाजी को मालूम पड़ता है कि कैसे ओसाके के माता पिता आउटसाइड वर्ल्ड में मौजूद है, इसलिए वो उससे ना मिल पाने के कारण काफी अकेला रहता है। इधर कहीं ना कहीं ओसाके के दिल में यह था कि अब हामाजी उसी के साथ यहाँ पर रहे, मगर उसके लिए उसे हामाजी की परमिशन चाहिए थी। खैर इतने में वहाँ पर शिनो कोसुके आ चुके थे, जिनकी आने की खबर सुनते ही वो अपने भाइयों से मिलने चली जाती है। वहीं जब शिनो ने अपनी बहन को देखा, तब वो उसे गले से लगा लेता है और इसी के साथ उससे जानने की कोशिश करता है कि कहीं वुल्फ क्लैन के लोगों ने उसे परेशान तो नहीं किया। जिसपे हामाजी ने उसे बताया कि यहाँ पर उसे किसी भी तरह की मुसीबत नहीं झेलनी पड़ी, इसलिए उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। खैर कुछ देर बाद हम हामाजी को ओसाके के साथ शॉपिंग करते हुए देखते हैं। अब यहाँ ओसाके ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने पिछले कई दिनों से हामाजी को कैद कर रखा था और वो यहाँ पर उसे शॉपिंग करवा के अपनी तरफ से माफी मांगना चाहता था। खैर उन दोनों को इतना करीब देखकर शिनो को लगने लगा कि वो दोनों डेट पर आए हुए हैं। असल में शिनो ही सिर्फ ऐसा नहीं था जिसे ये लग रहा था, बल्कि हर किसी को बिल्कुल यही लग रहा था। इधर शिनो जब मार्केट में इधर उधर घूम रहा था, तभी उसे एक डीमन का एहसास होता है जो उसे श्राइन से आ रहा
रहा था जिसमें गेनपाची मौजूद था। वहीं दूसरी ओर हम कोसुके को देखते हैं जिसके वुल्फ फॉर्म से अट्रैक्ट होकर सारे डॉग उसके आसपास आने लगते हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम सिरन मोंग को देखते हैं जो अपने पावर से डीमन मॉस्किटो को समन करता है और डायरेक्ट गेनपाची के पास जाता है जिसने उसे चेन में कैद किया हुआ था। अब वो यहाँ पर गेनपाची को टॉर्चर करके उसके असली रूप को बाहर लाना चाहता था और वो ऐसा इसलिए करना चाहता था ताकि वो उसके डीमन फॉर्म को किल करके उसकी पावर को हथिया सके। वहीं गेनपाची खुद पर काबू करके जितना हो सके उतना नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा था। असल में वो नोई के कारण खुद को कंट्रोल में किए हुए था ताकि वो यहाँ से रिया होके नोई से मिल सके। इसके बाद हम फिर से हामाजी और ओसाके को साथ में देखते हैं जहाँ ओसाके इस बात से दुखी था कि जल्दी हामाजी यहाँ से चली जाएगी और फिर वो अकेले रह जाएगा। इधर उसके इस टेंशन को देखते हुए हामाजी ने उससे ये पूछा कि आखिर वो उसके ना होने के बाद भी बिल्कुल अकेला रहेगा, जिसपे ओसाके का जवाब हाँ में था। वहीं दूसरी ओर कोसुके शिनो से बात कर ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसका और रियो का क्या कनेक्शन है और वो उसे कैसे जानता है। इधर शिनो उसके जवाब को नहीं देना चाहता था मगर कोसुके के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उसे ये बात रिवील करनी पड़ती है कि कैसे 5 साल पहले जब वो मौत के करीब थे तब रियो ही वो बंदा था जिसने शिनो को कारासुमा ऑफर किया था और उसकी वजह से ही वो दोबारा जिंदा हो सका था। खैर कोसुके रियो की असलियत जानने के बाद खुद काफी हैरान था। असल में उसे ये जानना था कि आखिर रियो ने उन दोनों को यहाँ क्यों बुलाया है। अब उसने डिसाइड किया कि सच्चाई का पता लगाने के लिए वो उससे बात करेगा। हम इसके कुछ देर बाद हामाजी और ओसाके को देखते हैं जो फिर से शॉपिंग करने के लिए निकले थे और इस दौरान शिनो और कोसुके भी मौजूद थे। खैर यहाँ शिनो हामाजी से तब अलग हो जाता है जब एक बार फिर से कोमुगी उसके ऊपर आकर गिर जाता है। इस बार कोमुगी सोल्जर से रिक्वेस्ट करके गेनपाची को रिया करवाने की भीख मांग रहा था मगर वो उसे ये कहकर मना कर देते हैं वो उसकी कोई मदद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि गेनपाची का आर्मी से कोई कनेक्शन नहीं बचा था। इधर कोमुगी जब फिर से शिनो को घायल देखता है तब उसे उसकी चिंता होने लगती है। इसी बीच वहाँ पर कोसुके भी मौजूद था और वो कोमुगी से उसकी जान पहचान पूछने लगता है। खैर यहाँ शिनो को घायल देख कोमुगी सबसे पहले उन दोनों को अपने घर ले आया ताकि वो अपनी तरफ से उनसे माफी मांग सके। इधर कोमुगी की मदर उन दोनों का काफी अच्छे से स्वागत करती है और उसके बाद कोमुगी शिनो की चोट का ध्यान रखने लगता है। इसके कुछ देर बाद कोमुगी उन दोनों को वापस मार्केट में छोड़ने आ जाता है जहाँ कोमुगी से अलग होते ही वो दोनों भाई रियो के पास आ जाते हैं। इधर कोसुके का सिर्फ यही सवाल था कि आखिर उसने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया था, जिस पर रियो ने बिना देरी करते हुए उन्हें एंशिएंट टेल्स के बारे में बताया जहाँ उनके गार्डियन ने 8 मैजिकल बॉल को क्रिएट करके अलग अलग सेक्रेट को दिया था मगर एक समय बाद वो सभी मैजिकल रिंग गायब हो गए। इसलिए रियो चाहता था कि वो दोनों उन बॉल को ढूंढने में उसकी मदद करे और उसके असली मालिक तक पहुँचने में उसकी मदद करे। अब ये बात सुनते ही शिनो ने शामिल होने से मना कर दिया मगर तभी कोसुके आगे आते ही उसके इस काम को करने को राजी हो जाता है। वहीं कोसुके के जाते ही रियो ने शिनो को बताया कि कैसे उसका भाई उस हादसे के बाद काफी बदल चुका है, इसलिए वो उसे इस चीज पर ध्यान तक देने को कहता है। मगर शिनो का सोचना कुछ और ही था क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका भाई बिल्कुल पहले जैसा है और उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम गेनपाची को देखते हैं जो अभी भी टॉर्चर का सामना कर रहा था। यहाँ तक कोमुगी के पिता श्राइन वालों के पास जाके उसे आजाद करने की भीख तक मांगते हैं मगर कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। आखिर में सिरन ने फिर से गेनपाची पर अत्याचार बढ़ा दिया और इस बार उसकी ये कोशिश कामयाब होती है जहाँ गेनपाची अपने इविल फॉर्म में आके खुद को रिया करके गायब हो जाता है। इस दौरान सिरन के सभी साथी मर जाते हैं मगर उसे इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी ओर जब दोनों भाई मार्केट के बीच में पहुंचे हुए थे तभी शिनो को उस इविल एंटिटी का एहसास हो जाता है जिसके अगले ही पल शिनो की नजर गेनपाची पर पड़ती है और तब वो उसका पीछा करने निकल जाता है। वहीं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जंप करता देख कोमुगी उन्हें देख लेता है, फिर वो भी उनका पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद शिनो और गेनपाची एक दूसरे के आमने सामने होते हैं जहाँ उनके बीच हल्की फुल्की लड़ाई भी होती है। अगर इसी बीच शिनो ने नोटिस किया कि कैसे सामने वाला मोस्टर खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ उसे मालूम पड़ जाता है कि वो मोस्टर असल में उन्हीं की तरह एक इंसान था। अब दोनों भाई उसकी मदद करने का सोच रहे थे तभी वहाँ पर सिरन अपने मोंग गैंग के साथ पहुंच जाता है। इधर वो उन सबके जरिए गेनपाची को खत्म करना चाहता था मगर इसी दौरान उसकी नजर शिनो और उसके भाई पर पड़ गई, यानी कि सिरन को अब एक टाइम पर 3 डेमन को मारने का मौका मिल रहा था। खैर यहाँ शिनो ने देखा कि कैसे गेनपाची खुद को संभाल न पाने के कारण पानी में कूद चुका था। तब वो खुद भी उसका पीछा करते हुए नीचे कूद जाता है, जिसके बाद कोसुके भी ठीक यही काम करते हुए खुद को उन सभी मोंक से बचा लेता है। इसके बाद हम हामाजी को उसके भाइयों के लिए परेशान होते हुए देखते हैं। असल में उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि
कि आखिर वो इस वक्त कहाँ पर होंगे। इधर ये बात चली रही थी कि तभी ओसाके ने हामाजी को नई स्कूल के बारे में बताया जहाँ वो ज्वाइन होके अपनी आगे की स्टडी को कर सकती थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में हामाजी ने स्कूल जाने का डिसाइड किया था। वहीं दूसरी ओर दोनों भाइयों की जान बच चुकी थी और इसके पीछे उसी क्रिएचर का हाथ था जिसे हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। जब वो पानी में गिरे थे तब वो क्रिएचर अपने जाइंट फॉर्म में आके उन्हें डूबने से बचा लेता है। वहीं उन दोनों के साथ उसने गेनपाची को भी सेव कर लिया था जो अब अपने रियल फॉर्म में आ चुका था। इधर कुछ देर बाद आंख खुलने पर हम शिनो को कोसुके के साथ कामोगी के घर पर देखते हैं। इधर शिनो की पूरी आंख खुली ही थी कि तभी वहाँ पर वो जाइंट वुल्फ वापस आ जाता है और उसे खुद रियो ने ही भेजा था। कुछ देर बाद शिनो और कोसुके कामोगी के साथ ब्रेकफास्ट करने आते हैं, जहाँ इस दौरान कामोगी को मालूम पड़ा कि कैसे उन दोनों ने ही उसके दोस्त की मिलकर जान बचाई थी। यहाँ तक जब वो ये सब बात कर रहे थे तभी वहाँ पर कामोगी खुद आ जाता है और वो ये जान के हैरान होता है कि कैसे उसने इविल फॉर्म में आने के बाद उन दोनों के ऊपर हमला किया था, और यहाँ तक उसको दोबारा ठीक करने वाले ही वही बच्चे थे। खैर गेनपाची के जाते ही वहाँ पर ये बात होने लगती है कि आखिर गेनपाची के साथ क्या हुआ था। तब कामुगी ने बताया कि कैसे कुछ साल पहले वो दोनों दोस्त नॉर्थ में कुछ लोगों को रेस्क्यू करने पहुंचे थे, मगर एक प्रिंसेस को बचाने के चक्कर में वो अपने मिशन पर काफी देर तक टिके रह गए। आखिर में वो समय भी आ गया जब एक एक करके ठंड की वजह से उसके सभी साथी मरने लगे, और इसी बीच उनके ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और उनके बचे हुए साथियों की भी मौत हो गई। वो अपने आखिरी पलों को याद कर ही रहे थे कि तभी उनकी मदद के लिए चर्च की तरफ से रियो आ जाता है और वो उनकी जान बचाने के साथ साथ प्रिंसेस की भी जान बचा लेता है। यहाँ तक जब वो दोनों वापस घर आते हैं तब उन्हें मालूम पड़ा कि कैसे कोमुकी की बहन नुई ने खुद की ही जान ले ली है। अब नुई की मौत के सदमे से गेनपाची काफी दुखी हो जाता है और यहाँ तक कई बार खुद की जान लेने की भी कोशिश करता है, मगर वो ये देख के हैरान था कि उसकी चोट हर बार खुद से ही सही हो जा रही थी। इधर शिनो को ये समझ नहीं आ रहा था कि जब रियो ने बड़े आसानी से प्रिंसेस को बचा लिया था तब उन्होंने शुरू में ही उसे मिशन पर क्यों नहीं भेज दिया, जिसपे कोमुकी ने बताया कि आर्मी वाले कभी भी चर्च से मदद नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्हें खुद इस मिशन पर जाना पड़ा। यहाँ अब कोमुकी से सारी जानकारी पाने के बाद शिनो ने भी बताया कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। उसने बताया कि कैसे चर्च के लोग उसके कारासुमा के पीछे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उसे यहाँ आना पड़ा। वहीं दूसरी ओर ओसाके रियो से ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर चर्च के लोग गेनपाची और शिनो पर हमला क्यों करना चाहते हैं। इधर ओसाके को बिल्कुल एहसास नहीं था कि रियो को पहले से सब कुछ पता है। इसी दौरान गेनपाची की कोमुगी से बात होती है, जहाँ वो रिवील करता है कि वो नुई के मरने के बाद भी इसलिए यहाँ पर आया क्योंकि वो कोमुगी और उसके पिता को अपने परिवार की तरह मानता है, जो हर वक्त उसके आने का इंतजार कर रहे थे। खैर जब वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी हम उस मॉस्किटो को देखते हैं जिसे असल में सिरन ने भेजा था ताकि वो उसका पता लगा सके। कुछ देर बाद सिरन को उनकी लोकेशन का मालूम पड़ चुका था, इसलिए वो अपने पूरे साथियों के साथ शिनो और बाकी लोगों पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद हम हामाजी और ओसाके को देखते हैं जो अब नई स्कूल की डिटेल लेने के बाद वापस घर आ रहे होते हैं, मगर तभी एक छोटा सा मॉस्किटो हामाजी पर हमला करके उसे नुकसान पहुंचा देता है। अब ये बात ओसाके को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और यहाँ तक उसे पता था कि इस चीज के पीछे किसका हाथ हो सकता था, इसलिए वो उससे बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर शिनो और गेनपाची साथ मिलकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें मालूम पड़ता है कि कैसे ढेर सारे मोंक ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और यहाँ तक वो उनके घर पर आग भी लगा देते हैं। इधर अगले ही पल सिरन उन सभी के सामने आ जाता है और वह आते ही गेनपाची को एक ऐसी बात बताता है जिससे वो फिर से इविल में बदल जाता है। उसने बताया कि कैसे नुई खुद नहीं चाहती थी कि गेनपाची कभी भी जंग से वापस आए, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो भले ही उससे शादी करने वाली थी मगर जंग के दौरान वो किसी और से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जब उसे मालूम पड़ा कि गेनपाची जिंदा है और वो वापस आने वाला है तब उसे खुद पर रिग्रेट हुआ और उसने अपनी जान ले ली। वोम के कारण गेनपाची फिर से इविल बन चुका था, मगर इस बार वो गुस्से में सिरन पर ही हमला कर देता है, जिसके बाद वो अपनी जान बचा के यहाँ से भागने लगता है। मगर तभी उसके सामने ओसाके आ जाता है और वो यहाँ पर हामाजी का बदला लेने आया था। यहाँ उन दोनों की बातों से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि सिरन और ओसाके असल में भाई थे, मगर ओसाके अपने खून के रिश्ते को बुलाते हुए अपने भाई को उसके किए की सजा सुना देता है। वहीं आग की वजह से काफी दिक्कत होने लगी थी, इसलिए शिनो ने कारासुमा के इस्तेमाल से बारिश को समन कर दिया, जिससे वो आग पल भर में ही बुझ गई। और उसके कुछ देर बाद हम गेनपाची को देखते हैं जो अब अपने रियल फॉर्म में वापस आ चुका था
और तब कामुगी ने उसे रिवील किया कि वो पहले से सब कुछ जानता था, मगर वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी बहन की वजह से उसे कोई दिक्कत हो, इसलिए उसने ये बात उससे छुपा कर रखी हुई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम शीनो को देखते हैं जो हॉल के एक दूसरे कोने में जा रहा था, मगर तभी उसके पास रियो आ जाता है और वो उसे वहां जाने से मना कर देता है। उसने बताया कि कैसे एक कोने में स्नेक गॉड रहते हैं जो किसी अनजान के आने पर उसे मार देते हैं, इसलिए उसे वहां जाने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। इसके बाद शीनो रियो की बात सुनकर वहां से वापस चला जाता है। वहीं कुछ देर बाद शीनो की ओसाके से बात होती है, जहां वो उससे ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर रियो यहाँ से जाने के बाद कौन सा काम करता है, जिस पर ओसाके ने बताया कि वो कैसे इंपीरियल कोर्ट का डीन है और हर कोई उसकी बेहद इज्जत करता है। वही इतना सब बताने के बाद ओसाके ने शीनो से कोसुके के बारे में पूछा, क्योंकि उसने सुबह से उसे नहीं देखा था। इस पे शीनो ने बताया कि कैसे आज का दिन फुल मून का है और वो अपने सीक्रेट बीच की वजह से फुल मून को घर से बाहर निकलने की नहीं सोचता। यहाँ तक कुछ शीनो भी आज के दिन जितना हो सके घर पर रहने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद हम कोसुके को एक भयानक सपने से उठते हुए देखते हैं, जहाँ वो अपने शीनो को देखकर थोड़ा सुकून की सांस लेता है। इस बीच उसने शीनो से कहा कि वो आज के दिन उसको छोड़कर कहीं ना जाए। अब शीनो उसकी बातों को मान लेता है, मगर कुछ समय बाद उसे काफी तेज भूख लग जाती है, इसलिए वो किचन जाने की सोचता है। इस बीच वो उसी कॉरिडोर से होते हुए जाता है जहाँ स्नेक गॉड मौजूद थे। इस बार वो कुछ दूर आगे पहुंचा ही था कि तभी उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है जो अपने हाथों में बुक रखी हुई थी। उस लड़की ने जब शीनो के असली रूप को देखा तब वो डर के मारे वहाँ से भाग गई। अब शीनो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की कौन थी, इसलिए वो ये सारी बात रियो को बता देता है, जहाँ उसने बताया कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि अयाने थी जो स्नेक गॉड की प्रोटेक्शन में थी। अगर शीनो ने उसे कुछ नुकसान पहुंचाया हुआ होता तब स्नेक गॉड उसको जिंदा नहीं छोड़ते। खैर यहाँ इतना सब जानने के बाद हामाजी ने शीनो को कहा कि अयाने भी ठीक उसी की उम्र की है, इसलिए वो चाहती है कि वो उस लड़की के पास जाके अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे और साथ में उसे हामाजी का दोस्त बनने के लिए हामी भरवाए। अब अपनी बहन की बातें सुनने के बाद शीनो उसी कॉरिडोर की ओर निकल पड़ता है। वहीं उसके जाने के बाद रियो ने हामाजी को बताया कि अगर शीनो ने स्नेक गॉड के एरिया में कदम रख दिया तब उसका जिंदा वापस आना काफी मुश्किल होगा। और ये बात सही साबित होती है, क्योंकि जब शीनो स्नेक गॉड के एरिया में आ चुका था तब स्नेक गॉड गुस्से में उसे अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं, जिसके बाद वो उस पे गुस्सा होते हुए उसे मार देने के लिए हमला करने लगते हैं। मगर जब तक वो कुछ करते तभी वहाँ पर कोसुके आ जाता है और वो अपने भाई की गलतियों के लिए उनसे माफी मांगने लगता है, जिसपे स्नेक गॉड को ये देख के अच्छा लगता है कि वो एक दूसरे के लिए खड़े हैं। मगर यहाँ स्नेक गॉड इस बात से वाकिफ थे कि वो उन्हें इस तरह माफ करके नहीं छोड़ सकते, इसलिए उन्होंने कोसुके को अपना हाथ काट कर उन दोनों की जान बचाने का ऑफर दिया। अब इसके बाद कोसुके ठीक ऐसा ही करने वाला था, मगर तभी वहाँ पर अयाने आ जाती है और वो स्नेक गॉड पर गुस्सा होती है, क्योंकि उसकी नजर में वो दोनों भाई इसलिए आए थे ताकि वो उसे फूल दे सके, मगर वो उनका हाथ लेके गेस्ट का मजाक उड़ा रही थी। इस तरह भले ही अयाने गुस्सा हो चुकी थी, मगर उसने उन दोनों भाई की जान बचा ली थी। कुछ देर बाद जब शीनो की नजर अयाने पर जाती है तब वो उसे अपनी बहन के बारे में बताता है जो उससे दोस्ती करना चाहती थी। कहीं ना कहीं दोस्ती का नाम सुनकर अयाने भी काफी खुश होती है और अगले ही पल हामाजी के साथ चाय पीने लगती है। इस दौरान उन दोनों को अच्छे से बात करता देख स्नेक गॉड को भी लगने लगा कि वो अब तक अयाने को अपनी प्रोटेक्शन में छुपाकर काफी गलत कर रही थी। वहीं इधर हामाजी ने अयाने को उसके साथ फायरवर्क देखने के लिए इनवाइट किया, जहाँ अयाने इस चीज में शामिल होना चाहती थी, मगर उसे अपने गार्डियन गॉड को लेकर डर था। आखिर में हामाजी ने शीनो को स्नेक गॉड से इस बारे में बात करने के लिए कहा और अगले ही पल हम शीनो को देखते हैं जिसे खुद स्नेक गॉड ने बुलाया था और यहाँ वो उससे रिवील करते हैं कि कैसे वो पिछले कई सालों से अयाने की देखभाल करती आ रही है, मगर अब वो समय के साथ काफी बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि आखिर अयाने का ख्याल कौन रखेगा। इतने में हम अयाने को देखते हैं जो छुपके से उनकी बातें सुन रही थी। वो खुद बाहर आके अपने गार्डियन को विश्वास दिलाती है कि वो अब काफी बड़ी हो चुकी है, इसलिए वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। यहाँ तक उसे अपनी लाइफ में कुछ अच्छे दोस्त भी मिल चुके हैं जो उसकी फिक्र करते हैं। इसके बाद स्नेक गॉड अयाने के लिए काफी खुश होती है और इसके बाद हम अयाने को देखते हैं जो हामाजी और बाकी लोगों के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही थी, यानी कि स्नेक गॉड ने उसकी बातों को मान लिया था और वो उसे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने देने वाली थी। वही अगले दिन जब रियो की शीनो से मुलाकात होती है तब रियो शीनो को एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें उसी गांव के बारे में लिखा था जहां कुछ साल पहले एक डिजीज की वजह से पूरे गांव में तबाही हो चुकी थी, मगर उसके बावजूद सिर्फ 5 लोग ऐसे बचे थे जो वहां से जिंदा वापस आ चुके थे।
इधर शिनो को ये भी मालूम पड़ा कि वो डिजीज हूबहू उसी डिजीज की तरह थी जो उसके गांव में फैली थी। इस तरह इतना सब सुनने के बाद शिनो के दिमाग में उस गांव को विजिट करने का ख्याल आता है। वही दूसरी ओर हम कुछ म्यूजिशियन गर्ल्स को देखते हैं जो उसी गांव में एंटर करती है। उन सबके साथ एक लड़का भी मौजूद था जिसका नाम ओसाकेन होता है। अब यहाँ ओसाकेन की लाइफ में कुछ गलत हुआ था जिसकी जानकारी हमें आगे कहानी में देखने को मिलेगी। वहीं कुछ देर बाद कोसुके शिनो को ढूंढते हुए रियो के पास आता है और वो उससे अपने भाई के बारे में जानकारी लेता है। इधर रियो को समझ आ गया कि शायद वो उसी विलेज के लिए निकल गया होगा, इसलिए कोसुके को सारी बात बता देता है और जल्दी उसे वापस लाने को कहता है, वरना उसकी जिंदगी को खतरा हो सकता था। वही दूसरी तरह रियो का सोचना सही था क्योंकि शिनो उस गांव के लिए निकल चुका था और वो बीच में जंगल से होते हुए जाने लगता है। वो कुछ दूर आगे पहुंचा ही था कि तभी उसके पैर फिसल जाते हैं और वो नीचे आके बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने हालात को देखकर हैरान होता है, मगर उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि कैसे उसने अपनी भाई की सोल को गायब कर दिया था। अब उसके पास उस सोल को ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वो अगले ही पल से इधर उधर ढूंढने की तलाश में जुट जाता है। इसी बीच जब उसकी नजर सामने की ओर जाती है तब वो वहाँ पर एक विशाल बंदर को देखकर हैरान हो जाता है। अब शिनो उस बंदर से उसकी मदद करने को कहता है ताकि वो उस सोल को ढूंढ सके। अगले ही पल वो बंदर उसकी बातें सुनने के बाद कुछ खोजने चला जाता है और जब वो वापस आता है तब वो उसके हाथ में एक बड़ा सा गोल्ड प्लेट थमा देता है। अब शिनो ने उसे बताया कि वो किसी और चीज की तलाश में है। खैर इतने में शिनो के सामने उसके भाई और कोमुगी आ जाते हैं जो साथ में शिनो को ढूंढने निकले थे। इधर वो शिनो को सही सलामत देख के काफी खुश होते हैं, मगर जब शिनो ने उन्हें उस बंदर के बारे में बताया तब वो काफी हैरान हो गए, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो बंदर वहाँ से जा चुका था। अब उसके बाद कोसुके शिनो को अपने साथ आगे के टाउन में रेस्ट करवाने के लिए ले जाता है। वहीं विलेज के लोगों की नजर उन सभी पर पड़ती है, तब वो उन्हें क्वारंटीन में डाल देते हैं। असल में विलेज के मेयर को मालूम पड़ गया था कि वो सभी जंगल से आए थे और उनके अंदर डिजीज हो सकती है, इसलिए वो उन्हें कैद कर लेते हैं। कुछ देर बाद हम साइकी नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं जिन्हें अपने कलीग जियोजो से मालूम पड़ता है कि कैसे उनके कैद में कुछ लोग क्वारंटीन हुए हैं। वही ये खबर अब उन म्यूजिकल गर्ल और ओसाकेन को भी मालूम पड़ चुकी थी। कुछ देर बाद साइकी और जियोजो उन कैदियों को चेक करने आते हैं, जहाँ कोमुगी जियोजो को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसके साथ ही आर्मी में पहले काम कर चुका था। खैर यहाँ इतना सब होने के बाद सेकी ने शिनो और बाकी सबको बताया कि कैसे वो उन सभी का चेकअप करने वाली थी ताकि वो पता लगा सके कि कहीं उनके शरीर में कोई डिजीज ना हो। इस बीच ओसाकेन खिड़की से सब कुछ देख रहा था। जब उसकी नजर कोसुके पर जाती है तब वो हैरान हो जाता है। असल में उस बंदे को ढूंढ चुका था जिसका वो पिछले कई सालों से इंतजार कर रहा था। इधर सेकी ने शिनो और बाकी लोगों को कैसे बाहर निकाल दिया क्योंकि वो बिल्कुल सेफ थे, जिसके बाद वो उन्हें पास के चर्च में रहने देने के लिए जगह दे देती है। इस बीच शिनो मौके का फायदा उठा के यहाँ से सोल की तलाश में निकलने लगता है और ये बात कोसुके को मालूम पड़ जाती है। इधर कोसुके उसे कहीं भी जाने देने के लिए मना करता है, पर शिनो ने ठान लिया था कि वो कैसे भी करके अपनी भाई की सोल को ढूंढेगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद शिनो की टक्कर ओसाकेन से होती है, जहाँ वो उससे ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो सभी इस विलेज में कब तक रुकने वाले हैं, जिसपे शिनो ने उसे सब कुछ बता दिया। आखिर में शिनो के जाने के बाद हम कोसुके को देखते हैं जो अब सेकी से बात करने के लिए आता है और उसे यहाँ मालूम पड़ा कि कैसे जंगल में शिनो की किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो जिस मंकी बीस्ट को मिलकर आया था उसने कई लोगों की जान ली थी, पर उसके दिल में बच्चों को लेके एक सॉफ्ट कॉर्नर था, इसलिए उसने शिनो को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। वही इसके बाद हम जियोजो को देखते हैं जिसे वो गोल्ड मिल चुका था जिसे शिनो सेल में भूल गया था। खैर इसके कुछ देर बाद कोसुके चर्च में प्रेयर कर रहा होता है, मगर तभी वहाँ पर ओसाकेन आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। इधर ओसाकेन ने बताया कि कैसे कोसुके ने उसके पूरे परिवार को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए वो यहाँ पर उसे खत्म करके अपना बदला लेने आया है। अब ये बात सुनने के बाद कोसुके ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो जिस व्यक्ति की तलाश में है ये वो नहीं है। इतने में वहाँ पर शिनो भी आ चुका था, मगर उसके बावजूद ओसाकेन का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यहाँ तक उसने भी ओसाकेन को समझाया कि वो किसी और की तलाश में है। खैर इतने में कोसुके अपने वुल्फ फॉर्म में आ जाता है और तब ओसाकेन को विश्वास होता है कि उसने किसी और बंदे को परेशान कर दिया। वहीं ये बात तब सही साबित हो जाती है जब वहाँ पर म्यूजिकल गर्ल आ जाती है और वो रिवील करती है कि वो जिस व्यक्ति की तलाश में है वो शिनो नहीं है। अब यहाँ म्यूजिकल गर्ल कोसुके से ओसाकेन की गलतियों
के लिए उन दोनों भाई से माफी मांगती है, जहाँ शीनो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है, मगर वो उससे ये शर्त रखता है कि उसे उसके भाई का खोया हुआ सोल स्टोन ढूंढने में मदद करनी होगी। वहीं कुछ देर बाद कामुगी कोसुके की चोट को फर्स्ट एड कर रहा था, तभी उसकी नजर कोसुके के टैटू पर जाती है। असल में कामुगी इसलिए हैरान था कि वो टैटू ठीक उसके बॉडी पर भी था। खैर वो सभी यहाँ पर बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर जोजो आता है और वो उन्हें एक बैड न्यूज देता है। उसने बताया कि कैसे गांव के लोगों ने उसके हाथ में उस गोल्ड को देख लिया था जिसे उसने सेल से पाया था। यहाँ हैरानी की बात ये थी कि वो सभी विलेजर्स उसी माउंटेन पर जाने वाले थे, मगर शीनो को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच सेकी ने बताया कि कैसे शीनो की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उस मंकी स्पिरिट को बच्चों से कुछ ज्यादा ही लगाव था, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं करता। वहीं जब उसके एरिया में कोई अडल्ट की एंट्री होती है, तब वो उन्हें मौत के घाट उतार देता है। वहीं सेकी को ये भी याद आता है कि कैसे वो बचपन में समर के दौरान उस मंकी स्पिरिट से मिलने आया करती थी। यहाँ तक जब उसकी आखिरी बार मंकी से मुलाकात हुई, तब उसने उसके हाथ में एक बेबी मंकी दिया था और साथ में उसे वादा किया था कि वो जल्दी उससे मिलने के लिए आएगी। अब कुछ समय बाद हम शीनो को देखते हैं, जो कोसुके को बता रहा था कि उसे कैसे सोल स्टोन ना मिलने का दुख था। इतने में वहाँ पर ओसाकेन आ जाता है और वो उससे अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगता है। इस पे शीनो ने उससे ये जानने की कोशिश की कि आखिर उसका और उस म्यूजिकल गर्ल कोकोना का क्या कनेक्शन है। ओसाकेन ने बताया कि कैसे कुछ समय पहले कोकोना ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो उसे अपनी बहन और माँ की तरह ट्रीट करता है। वही इतना सब जानने के बाद हम देखते हैं कि कैसे कोकोना उस मंकी स्पिरिट के पास आ चुकी है और वो उससे यहाँ जानने की कोशिश करती है कि आखिर उसका मकसद क्या है। इधर मंकी स्पिरिट ने बताया कि कैसे वो बेबी मंकी के मरने के बाद खुद भूल चुका है कि आखिर उसके लाइफ में क्या मकसद है। उसे इस बात का गम था कि जिस बच्ची ने उससे वादा किया था कि वो उससे जल्दी मिलने आएगी, पर वो कभी आई ही नहीं। एक तरह से मंकी स्पिरिट ने अपने मकसद को बिल्कुल खो दिया था। अब कुछ देर बाद गाँव के लोग सेकी के पास आके उन्हें शीनो को थामने को कहते हैं, ताकि वो उन्हें जंगल में जाने के लिए गाइड कर सके, पर वो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ में थी। आखिर में गांव वालों ने जबरदस्ती शीनो और उसके भाई को कैद कर लिया और उन्हें माउंटेन पर ले जाने के लिए गाइड करने को कहा। वही जब ये बात सेकी को मालूम पड़ी, तब वो काफी गुस्सा हुई और शीनो और उसके भाई को ढूंढने निकल पड़ी। वही सभी गाँव वाले शीनो की मदद से माउंटेन पार पहुँच चुके थे, पर वो मंकी स्पिरिट के बैरियर में फंस चुके थे। इतने में कारासुमा गलती से बैरियर को तोड़ देता है और तब जबरदस्त बारिश शुरू होने लगती है। वही इतने में मंकी स्पिरिट वहां आके उन सभी पर हमला करने लगता है, जिससे कई सारे गांव वालों की मौत होने लगती है। इसी बीच सेकी माउंटेन पर पहुंच चुकी थी, जहां उसे वही बेबी मंकी दिखता है जिसे उसने बचपन में मंकी स्पिरिट के हवाले कर दिया था। जहां एक तरफ मंकी स्पिरिट गुस्से में आके सभी चीजें तहस नहस कर रहा था, तभी शीनो उसे ऐसा करने से मना करता है, मगर मंकी ने बताया कि कैसे वो सिर्फ उसी बच्ची की बात सुनेगा जिसने उसे बचपन में मिलने का वादा किया था। इतने में वहाँ पे कुछ सेकी आ जाती है और वो मंकी को उसके रियल नाम से बुला के ये विश्वास दिलाती है कि वो वही बचपन वाली लड़की है। अब शीनो चाहता था कि सेकी उस मंकी से बात करके तहस नहस मचाने से रोक सके, पर सेकी ने साफ साफ मना कर दिया और उसने समझाया कि कैसे ये जंगल इस मंकी स्पिरिट की जगह है, इसलिए अगर कोई आउटसाइडर यहाँ पर हमला करता है तब इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। खैर मंकी स्पिरिट बिल्कुल शांत हो जाता है और तब सेकी ने उसे वादा किया कि वो अगली बार जिस बच्ची से मिलेगा वो उसकी खुद की बेटी होगी। इसी के साथ वहाँ पर कोकोना आती है, जिससे वो सोल स्टोन मिल चुका था और वो शीनो के हवाले कर देती है। इसके बाद वो सभी वापस गांव में आ जाते हैं, जहाँ रात गुजारने के बाद वो समय आ चुका था जब शीनो और बाकी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। इस तरह अगले सीन में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो बर्फ में अपनी आखिरी सांसों को गिन रहा था और तब उसे किसी स्पिरिट की आवाज सुनने को मिलती है। जब इस व्यक्ति ने बताया कि वो अपनी बहन को वापस देखना चाहता है और उसे अभी मरना भी नहीं है, तब वो स्पिरिट उसकी इस विश को फुलफिल कर देती है। वही करंट समय में हम उसी व्यक्ति को देखते हैं जो ट्रेन में सवार था। इसके बाद शीनो और कोसुके ठीक उसके बगल में बैठने आ जाते हैं। इस बीच व्यक्ति की नजर सिर्फ उन दोनों पर ही टिकी थी और वही शीनो को कुछ जाना पहचाना फील हो रहा था। कुछ देर बाद बाहर का मौसम अचानक से बारिश वाला हो जाता है, जिसके बाद वो कब बर्फ में बदल जाता है उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सका। खैर इस बीच कोसुके बाहर चाय लेने के लिए जा चुका था, जहाँ उसके जाने के बाद एक ड्रंक मैन उनके बगल में आके बैठने की जिद करता है। यहाँ तक वो शीनो पर गुस्सा दिखने की कोशिश करता है, पर वो उस ड्रंक मैन को किनारे फेंक देता है। तब तक वहाँ पर कोसुके भी आ जाता है और वो उस ड्रंक मैन को आईबुल मोस्टर के जरिए बाहर ही फंसा देता है। इधर वो व्यक्ति इन सब चीजों को देखकर पूरी तरह हैरान था और वो एक तरह से उन दोनों से डर चुका था। खैर उसके बाद अगला स्टॉप आता है, जहाँ एक प्रिस्ट उस ट्रेन में सवार हो चुका था, पर वो अंदर आते ही कुछ स्पिरिट को महसूस कर
कर लेता है, जिसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो पृष्ठ घूमते फिरते उनके केबिन के बाहर आ जाता है। अब वो अंदर से आ रहे स्नो फीलिंग को देखकर समझ जाता है कि उसके अंदर कोई स्पिरिट मौजूद है। वो अंदर आते ही 3 स्पिरिट को देखकर हैरान हो जाता है। इस बीच उस व्यक्ति से प्रिंसेस स्पिरिट बाहर निकल के आ जाती है और वो उस पृष्ठ को घायल करके अपने स्नो में कैद कर लेती है। इस तरह शिनो की नजर जब स्नो प्रिंसेस पर जाती है तब वो हैरान हो जाता है और वही स्नो प्रिंसेस उसके करीब आके उसके सर पर किस कर देती है। यहाँ वो व्यक्ति ये जान के हैरान होता है कि शिनो और प्रिंसेस पहले से एक दूसरे को जानते थे। असल में जब शिनो जंगल में जाया करता था तब वो प्रिंसेस उसके पास आके गाना गाया करती थी। खैर यहाँ वो व्यक्ति शिनो को रिवील करता है कि कैसे वो प्रिंसेस हमेशा उसके ऊपर चिपकी रहती है, इसलिए वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। इसकी वजह से वो व्यक्ति ना ही कोई गर्लफ्रेंड बना पा रहा था और हर वक्त उसके हाथ ठंडे रहते थे, जिससे हर कोई हैरान हो जाता था। मगर यहाँ शिनो उसकी मदद करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे मालूम पड़ चुका था कि कैसे प्रिंसेस स्नो ने उसकी जान बचाई थी और अगर वो उसका साथ छोड़ती है तब उस व्यक्ति की मौत हो सकती थी। इतना सुनने के बाद भी वो व्यक्ति उससे पीछा छुड़ाने की बात कहता है, जिसपे शिनो से ये बताने वाला था कि आखिर प्रिंसेस स्नो ने उसे जिंदा बचाने के लिए अपनी सबसे अनमोल चीज की कुर्बानी दी थी। जब तक शिनो उसे इस बारे में बता पाता तब तक प्रिंसेस स्नो उसे कुछ भी कहने से मना कर देती है। इस तरह उस व्यक्ति को ये समझ आ चुका था कि वो प्रिंसेस स्नो के बारे में कुछ और ही समझ रहा था। वहीं कुछ देर बाद शिनो और कोसुके अपने मंजिल पर पहुंच चुके थे, इसलिए वो यहाँ से जाने लगते हैं। वहीं वो व्यक्ति प्रिंसेस स्नो के साथ उन्हें जाने से पहले ग्रीट करता है। इसके बाद कोसुके शिनो से ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो कौन सी अनमोल चीज थी जिसे प्रिंसेस ने कुर्बान करी थी। तब शिनो ने बताया कि प्रिंसेस स्नो ने उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए अपनी मधुर आवाज की कुर्बानी दी थी और वो कभी भी उसकी आवाज को फिर से नहीं सुन सकता था। इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ वो व्यक्ति अपनी आखिरी सांसों को गिन रहा था। तभी उसके पास प्रिंसेस स्नो आती है। उसे जब मालूम पड़ता है कि वो व्यक्ति अपनी बहन से वापस मिलने का इंतजार कर रहा है, तब वो उसकी लाइफ को रिवाइव करने में मदद करती है। कुछ देर बाद हामाजी, जो अपने भाइयों का इंतजार कर रही थी कि वो उससे जल्दी मिलने आएंगे, मगर वो सभी कामुकी के घर पर रुक चुके थे, जहाँ उनकी नजर ओसाकिन और कोकोना पर जाती है, जो अब उनके शहर में कुछ समय रहने वाले थे। खैर इसके बाद हम हामाजी को देखते हैं जो अब अपने नए स्कूल को ढूंढ चुकी थी और वो ओसाके से छुटकारा पाने के बाद वहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट बनने की तैयारी करना शुरू करना चाहती थी। वो मेडिकल की तैयारी इसलिए करना चाहती थी ताकि वो अपने भाई के इलाज में कुछ मदद कर सके। वही अगले दिन हामाजी के स्कूल जाने से पहले कोसुके उसे ढेर सारे केक दे देता है, जिसके बाद वो स्कूल के लिए निकल पड़ती है। वही जानने से पहले उसने कोसुके को बताया था कि वो शिनो से कुछ बुक उसके स्कूल में डिलीवर करवाना चाहती है। वो सभी हैरान थे क्योंकि हामाजी गर्ल स्कूल में जा रही थी जहाँ लड़कों का आना मना था, पर हामाजी जानती थी कि शिनो बिल्कुल उसके छोटे बहन की तरह दिखाई देता है, इसलिए उसके स्कूल आने से कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह रात का समय आ चुका था जहाँ शिनो उन बुक के साथ हामाजी के स्कूल आ चुका था। वो बात अलग थी कि उसके साथ कोसुके भी मौजूद था, मगर वो खुद अंदर जाने के बजाय शिनो को बुक के साथ अंदर भेज देता है। इसी दौरान हम हामाजी को उसके नए रूममेट सुजु के साथ देखते हैं, जो जल्द ही कुछ समय में एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इतने में हामाजी की नजर कारासुमा पर जाती है, जो उसके विंडो पर आके शिनो के बारे में बताता है, जो बाहर उसका इंतजार कर रहा था। इसके कुछ देर बाद हामाजी अपने भाई से मिलने चली जाती है, जिसके बाद शिनो वहाँ से जाने वाला था, मगर तभी बीच रास्ते में उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो एक अजीब सी चीज देखकर ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है। अगले दिन हर कोई ये देख के हैरान था कि कैसे शिनो कल के हादसे के बाद से बिल्कुल परेशान हो चुका है। वही जब उन लोगों ने उससे ये जानने की कोशिश करी कि आखिर उसने कल के दिन ऐसी क्या चीज देखी थी, तब वो उन्हें रिवील करता है कि कैसे उसने एक सॉफ्ट टॉय जैसा दिखने वाला गार्ड को देखा था। यहाँ तक शिनो जब उस गार्ड की फोटो बनाता है तब हर कोई उसे देखकर हंसने लगता है। साफ जाहिर था कि उन लोगों को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और वो उसका एक भ्रम बताने लगते हैं। इसके बाद हम हामाजी को उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ उसकी प्रेसिडेंट उसके पास आके कल रात के बारे में पूछने लगती है। असल में उसे मालूम पड़ चुका था कि कैसे हामाजी कल रात के वक्त डॉर्म से बाहर गई थी, जो स्कूल के रूल्स के खिलाफ था। इधर वो हामाजी को दोबारा इस तरह का काम करने से मना करके यहाँ से चली जाती है। वही दूसरी ओर ओसाके ने डिसाइड किया कि उन्हें दोबारा स्कूल में जाके ये चेक करना चाहिए कि आखिर वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से शिनो को अब तक
सदमा लगा हुआ था। इसके बाद वो शिनो को अपने साथ शामिल होने को कहता है, मगर वो मना कर देता है। पर जब ओसाकिन ने उसे बताया कि कैसे अगर वो सही टाइम पर उस डेमन का सामना नहीं करते तब उसकी बहन को भी कुछ खतरा हो सकता है। इस तरह अपनी बहन की फिक्र करते हुए शिनो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वही रात के वक्त जब वो तीनों उस जगह पर पहुंचते हैं तब उनकी उसी डेमन के साथ मुलाकात होती है जो हूबहू सॉफ्ट टॉय की तरह दिख रहा था, और तब जाके उन सभी को शिनो की बातों पर विश्वास होता है। वही इस मोस्टर ने उन्हें बताया कि कैसे वो ग्राउंड में स्कूल के रूल्स के खिलाफ गए, इसलिए वो उन्हें पनिशमेंट देगा। इसके बाद ओसाकिन यहाँ से जाने लगता है और तब शिनो को उस पे गुस्सा आता है क्योंकि वही था जिसने उसे यहाँ लाया था, मगर अब वो यहाँ से भाग रहा था। इतने में वो मॉन्स्टर उन सभी पर हमला करने लगता है, पर तभी कोसुके उस डीमन के सामने आके उन दोनों के लिए माफी मांगने लगता है। और इसके बाद उसने खुद को रियल फॉर्म में लाने के बाद डीमन को बताया कि कैसे वो यहाँ पर खतरा चेक करने आए थे, मगर अब उन्हें विश्वास हो चुका था कि वो इस जगह का गार्ड है और वो उनकी बहन का अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। अब अगले सीन में हम शिनो की बहन को देखते हैं जो अब अपनी क्लास की उन्हीं लड़कियों से मिलती है और उन्हें अपने रूममेट के बारे में बताती है। इधर वो लड़कियां उसके रूममेट के बारे में सुनकर थोड़ा हैरान होती है क्योंकि उन्होंने उसके लिए एक अकेले का रूम बनाया था, न कि उसके किसी रूममेट के साथ। यहाँ उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो फटाक से अपने कमरे में रूममेट से मिलने चली जाती है, जहाँ उसे रूममेट के बजाय सॉफ्ट टॉय दिखता है, हूबहू उसी डीमन की तरह। यानी कि जो डीमन बाहर स्कूल की देखभाल कर रहा था वो असल में उसका रूममेट भी बना था। खैर अब अगले सीन में हम शिनो को चर्च में देखते हैं, जहाँ उसे कुछ साटोमी ने यहाँ भेजा था ताकि वो सोसुके के साथ यहाँ पर मौजूद रह सके। अब इस बीच हम देखते हैं कि चर्च में सभी लोग किसी न किसी इलनेस से गुजर रहे थे और सोसुके उन सभी के लिए प्रेयर कर रहा था। अब इस बीच शिनो के पास एक लेडी आती है जो उसके बगल में आके बैठ जाती है। कुछ ही पल में उन दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और यहाँ शिनो उसे जाते वक्त एक लॉकेट दे देता है ताकि वो उसकी बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए। वही शिनो की इस नादानी ने उस लड़की के दिल में छोटी सी जगह बना दी थी। और उसके बाद अगला दिन आता है जहाँ ओसाकिन मार्केट से होते हुए जा रहा था, मगर तभी उसकी नजर उसी व्यक्ति पर पड़ती है जिसने उसके घर वालों को मौत के घाट उतारा था। अब वो अगले ही पल उस लड़के का पीछा करने लगता है, मगर तभी उसके सामने गेंदपाची आ जाता है जिसकी वजह से वो अनजान व्यक्ति उसकी नजर से गायब हो जाता है। खैर यहाँ हम ये भी देखते हैं कि कैसे अब गेंदपाची फिर से मिलिट्री में शामिल हो चुका है। उसी रात वो औरत एक इन में बैठी हुई थी जहाँ हमें उसका नाम मालूम पड़ता है। इस लेडी का नाम कोहुके होता है जो इस इन में प्लेजर का काम करती है। इधर वो सबसे फेमस थी क्योंकि उसकी आंखें औरों से काफी अलग थी। वही दूसरी ओर ओसाकिन अब कोकोना को बताता है कि कैसे उसने उस आदमी को देखा था जिसने उसके परिवार पर हमला किया था। उसे अब मालूम पड़ चुका था कि वो आदमी कोसुके नहीं था, बल्कि उस आदमी के चेहरे पर तलवार का निशान था जिससे उसने दिया था। खैर कुछ समय बाद जब ओसाके अकेले में प्रैक्टिस कर रहा था तभी वहाँ पर शिनो आ जाता है और तब ओसाकिन उसे ये स्किल सिखाने का ऑफर करता है, मगर शिनो मना कर देता है। आखिर में वहाँ पर कोसुके आ जाता है और तब ओसाकिन उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या उसका कोई दूसरा भाई भी है। असल में वो जिस व्यक्ति से मिला था वो हूबहू उसकी तरह दिखता था, इसलिए ज्यादा चांसेस थे कि वो उसका भाई हो सकता है। इधर कोसुके ने बताया कि जब आखिरी बार उसके साथ हादसा हुआ था तब उसके साथ उसकी मेमोरीज भी चली गई थी, इसलिए उसे काफी कुछ याद नहीं। खैर इस बीच वहाँ पर कोकोना भी आ जाती है और तब शिनो को थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। अगले ही पल शिनो उन दोनों की चेस्ट को टच करता है जहाँ उसे मालूम पड़ा कि कैसे कोकोना के पास तेली नहीं है, जिसपे उसने बताया कि जब वो आखिरी बार ओसाकिन से मिली थी तब उसका दिल काम करना बंद कर चुका था, इसलिए उसने उसकी जान बचाने के लिए अपना दिल उसके हवाले कर दिया था। खैर इसके बाद अगला दिन आता है जहाँ शिनो अपने भाई के साथ ओल्ड चर्च के लिए निकल पड़ता है और इसी बीच हम कोहुके को देखते हैं जो अपने बीमारी की वजह से बुरी तरह परेशान हो चुकी थी और अब वो अपने आखिरी दिनों के करीब आ चुकी थी। इतने में उसके पास वही अनजान व्यक्ति आता है। यहाँ वो कोहुके के पास इसलिए आया था ताकि वो उसकी जान के बदले उसकी एक आंख को ले सके। खैर अब दूसरी ओर शिनो जब चर्च में होता है तब वो दो नन से डरकर भाग जाता है, जहाँ कुछ देर बाद वो गेंदपाची को मिल जाता है। इसी बीच उनकी टक्कर ओसाकिन से भी हो जाती है और वो सभी आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर वो अनजान व्यक्ति फिर से आ जाता है और वो इस बार सब कुछ स्टॉप करके शिनो से बात करने पहुँच जाता है। इधर इस व्यक्ति ने बताया कि वो उसका असली भाई है यानी कि कोसुके और उसे उससे एक चीज की तलाश है। यहाँ तक वो शिनो को यह तक कह देता है कि वो जिसे कोसुके समझ रहा है वो कोई और है। इधर इतना सब बताने के बाद वो व्यक्ति यहाँ से निकल जाता है। अब इधर गेंदपाची शिनो से जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो इसे कैसे जानता था, मगर शिनो ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। अब इसके बाद शिनो
साटोमी के पास चला जाता है ताकि वो उससे जान सके कि आखिर वो कौन था। यहाँ उसे साटोमी ने बताया कि कैसे उस हादसे के बाद से कोसुके के शरीर के 2 हिस्से हो गए थे और वो व्यक्ति ही उसका दूसरा हिस्सा था। अब शिनो अगले ही पल कोसुके के पास आ जाता है, मगर वो चाहकर भी इस बात को खुद उससे शेयर नहीं कर पाता। यानी कि शिनो ने डिसाइड किया कि वो इस बात को खुद तक ही रखेगा। इसी बीच हम ओसाकेन को देखते हैं जो शैडो की तलाश में निकल पड़ा था, मगर उसकी फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो किसी भी हालात में एक शैडो को नहीं पकड़ सकता। खैर इसके बाद हम उसी औरत को देखते हैं जो उस शैडो से डील करके अपनी एक आंख को बेच चुकी थी। खैर इसी दौरान कोसुके का शैडो ऊपर बैठा ओसाकेन को देख रहा था और उसे विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर वो उसे बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाएगा। इस तरह अगला दिन आता है जहाँ ओसाकेन अभी तक उस शैडो को ढूंढ नहीं सका था, मगर उसे शिनो पर थोड़ा शक था कि कहीं वो उसके बारे में जानता तो नहीं। इसके बाद वो शिनो पर हमला करके उसे पकड़ तक लेता है, मगर यहाँ शिनो ने पहले ही क्लियर कर दिया कि वो शैडो भले ही उसके बारे में सब कुछ जानता हो और यहाँ तक वो कोसुके की तरह हुबहू दिखता है, मगर वो उसके बारे में एक चीज भी नहीं जानता और यहाँ तक उन दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक भी नहीं है। खैर किसी तरह ये मामला शांत हो जाता है और फिर शिनो की नजर ओसाकेन के टैटूज पर पड़ती है और ये टैटूज ठीक बाकी जेम्स रखने वाले लोगों की तरह था। खैर कुछ देर बाद शिनो और कोसुके चर्च में आ चुके थे जहाँ कोसुके अपने रिपेयर के काम में लग गया था, मगर इसी बीच काओकू की नजर शिनो पर पड़ती है और वो आपस में बात करने लगते हैं। अब इधर बातों ही बातों में शिनो ने उसके परिवार के बारे में पूछ लिया, जहाँ कोहुकू ने उसे अब सारी सच्चाई बताने का सोच लिया। उसने सबसे पहले बताया कि वो किस तरह का काम करती थी और उसे यहाँ पर जबरन लाया गया था और यहाँ तक उसका परिवार अभी तक उसके वापस आने का इंतजार कर रहा है। जब ये सब बातें चल रही थी तब 2 नन वहाँ पर मौजूद थी और उसे पता था कि काओकू उसे जो कुछ बता रही थी वो बिल्कुल झूठ था। इसलिए वो काओकू के जाने के बाद शिनो को सारी बात बता देती है कि कैसे वो उसे सब कुछ झूठ बोल रही थी, क्योंकि उसके परिवार को मरे हुए काफी साल बीत चुके थे। असल में कुछ साल पहले काओकू के विलेज पर कुछ डाकुओं ने हमला किया था और उन्होंने उसके परिवार को मारने के बाद उसे यहाँ ले आए थे। खैर अब कुछ देर बाद हम काओकू के फेवरेट कस्टमर को देखते हैं जो उससे मिलने के लिए आया हुआ था। ये कस्टमर असल में इसी इनका ओनर था और कहीं ना कहीं काओकू से काफी प्यार भी करता था। वहीं दूसरी ओर जब शिनो और कोसुके काम करके काफी थक चुके थे तभी वहाँ पर साटोमी आता है और वो शिनो को पार्सल्स देके यहाँ से जाने की सोच रहा था। इतने में हम उसी कस्टमर को देखते हैं जो यहाँ से गुजर रहा था और वो ये देखता है कि कैसे शिनो और साटोमी में काफी अच्छी बातचीत चल रही थी। अब वो साटोमी के जाने के बाद खुद शिनो से जानने की कोशिश करता है कि क्या वो साटोमी का जानने वाला है, जहाँ शिनो ने बताया कि कैसे वो उसका गार्डियन है और कुछ नहीं। खैर इतना सब जानने के बाद वो व्यक्ति शिनो को अपने साथ काओकू से मिलने के लिए कह देता है और शिनो इस चीज के लिए मान जाता है। अब कुछ देर बाद शिनो उस व्यक्ति के साथ उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ काओकू काम करती थी। इधर जब काओकू की नजर शिनो के ऊपर जाती है तब वो उस व्यक्ति पर काफी गुस्सा हो जाती है, मगर यहाँ उस कस्टमर ने बताया कि कैसे उसने यहाँ पर शिनो को इसलिए लाया है ताकि वो उसके जरिए साटोमी को काओकू के पास ले आए और उससे माफी दिलवा सके। असल में जब उन डाकुओं ने काओकू के परिवार पर हमला किया था तब साटोमी टाइम पर जाके उनकी जान बचा सकता था, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। इसलिए उस कस्टमर ने ये सब किया था ताकि वो साटोमी से काओकू के लिए सॉरी दिलवा सके। ये चीज काओकू को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो शिनो को यहाँ से ले जाने का सोच लेती है, मगर इसी हाथापाई के बीच में एक गोली चल जाती है जो सीधे शिनो के गले में जाके लग जाती है। ये देखने के बाद काओकू काफी हैरान हो जाती है, पर यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि कारासुमा अब शिनो की बॉडी पार्ट को कवर कर लेता है और उसके बाद वो इस व्यक्ति को खुद खा जाता है। इतना सब होने के बाद भी शिनो की हालत काफी खराब थी और इतने में गेनपाची को यहाँ पर भेज दिया जाता है, जहाँ वो शिनो को इस हालत में देख के फटाक से ले जाने लगता है। वो बात अलग थी कि इतने में साटोमी को अपने स्पिरिट से शिनो के बारे में मालूम पड़ गया और वो अगले ही पल गेनपाची के सामने आ जाता है और यहाँ से वो शिनो को संभाल के शिनो के घर पर ले आता है। इसके बाद कोसुके को भी शिनो के बारे में मालूम पड़ जाता है और वो देखने के लिए यहाँ तक आ जाता है। इधर उन्होंने देखा कि कैसे शिनो की हालत काफी खराब थी और उसके पूरे शरीर पर कारासुमा ने कब्जा कर लिया था। और यहाँ हैरानी की बात ये थी कि कारासुमा खुद शिनो की बॉडी को ठीक कर रहा था।
इधर जब उन सभी को लगा कि शिनो के बचने के ना के बराबर चांस है, तब शिनो अचानक से उठ जाता है और तब वो सबसे पहले अपना पेट भरने की सोच लेता है। इधर हैरानी की बात ये थी कि शिनो को इतना सब कुछ हुआ था मगर उसे चुटकी भर का डर नहीं था। ये चीज कोसुके को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसे एक थप्पड़ मार के सही कर देता है। इसके बाद कोसुके गुस्से में यहाँ से निकल जाता है और फिर हम साटोमी को देखते हैं जो शिनो को रिवील करता है कि कैसे उसके स्पिरिट ने आसपास बाउंड्री बना ली है, इसलिए वो चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। खैर इसके बाद कोसुके चर्च में पहुंच जाता है जहाँ उसे काओको दिखती है जो यहाँ पर पहले से मौजूद थी और वो शिनो के लिए प्रेयर कर रही थी। इधर कोसुके ने उसे बता दिया कि कैसे शिनो अब पहले से ठीक है और उसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना सुनने के बाद कोहुको यहाँ से जाने लगती है और तभी वो दोनों नन उसके अंदर के ओरा को फील कर लेते हैं। इधर उन्होंने कोसुके को बताया कि कैसे उसे काओको से दूर रहने की जरूरत है क्योंकि उसने अपनी सोल को काफी पहले ही बेच दिया है और वो जल्दी एक मॉन्स्टर बन जाएगी। खैर दूसरी ओर हम शिनो को देखते हैं जो काफी अकेले था और वो नहाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच कारासुमा की भूख धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और इस तरह शिनो खुद से कंट्रोल खोने लगा था और उसका शरीर आग की तरह उबलने लगा। इतने में साटोमी को इस बारे में मालूम पड़ जाता है, इसलिए वो अपनी स्किल के जरिए शिनो को खुद से चिपका लेता है ताकि वो उसकी लाल एनर्जी को अपने अंदर समा सके। उसके इस तरह की कोशिश करने की वजह से शिनो खुद पर काबू तो कर लेता है मगर साटोमी की हालत काफी नाजुक हो जाती है। खैर उसके बाद हम फिर से काओको को देखते हैं जिसकी अब काफी नाजुक हालत हो चुकी थी और अब वो सीधे अपने दोस्त के रूम पर चली जाती है। वो जब अपने दोस्त से बात करने के बाद कमरे में जाने वाली थी तभी उसकी हालत खराब होती है और वो नीचे गिर जाती है। इतने में जब उसकी दोस्त काओको को देखने आती है तब वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है और वो अपने दोस्त को ही मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद हम साटोमी के कलीग को देखते हैं जो अब साटोमी से मिलने जा रहे थे मगर वो उसे शिनो के साथ अलग तरीके से देख के हैरान होते हैं। या उन्होंने ये भी देखा कि कैसे शिनो अब एक 18 साल के बच्चे में तब्दील हो चुका था और ये चीज सभी को हैरान कर देती है। खैर इसी बीच हम काओको को भी देखते हैं जो अगले दिन होश में आ चुकी थी मगर उसे जब रियलाइज होता है कि उसने अपने दोस्त के साथ क्या कर दिया तब वो काफी दुखी होती है। इधर दूसरी ओर गेनपाची को काओको की दोस्त की डेड बॉडी के बारे में खबर मिल चुकी थी और उसे ही आगे की जांच करनी थी। वो साटोमी के पास आ जाता है जहाँ वो उसे रिवील करता है कि कैसे दोस्त की मौत के पीछे काओको का हाथ हो सकता है मगर वो खुद तब से गायब थी। इधर गेनपाची ने उसे ये भी रिवील किया कि कैसे काओको उसी विलेज में रहती है जहाँ कुछ साल पहले साटोमी मिशन के तौर पर गया था मगर वो किसी को बचा नहीं सका। खैर इसके बाद कोबांगो की नजर शिनो की बॉडी पर जाती है और उसे समझ आ जाता है कि अगर गेनपाची ने उसे इस तरह देख लिया तब वो काफी एक्साइटेड हो जाएगा, इसलिए वो गेनपाची को यहाँ से ले जाने लगता है ताकि वो उसे शिनो से दूर रख सके। वही दूसरी ओर कोसुके चर्च में होता है जहाँ उसकी नजर काओको पर जाती है जो यहाँ पर शिनो से मिलने आई थी। यहाँ काओको के कपड़े पर ढेर सारे खून के धब्बे को देख के कोसुके को समझ आ गया कि काओको के साथ कुछ हुआ है। अब इतने में काओको ने बताया कि कैसे जब से वो शिनो से मिली है तब से वो अपने पुराने पास को याद करने लगी है जिसे वो काफी समय पहले भुला चुकी थी। इधर कोसुके को समझ आ गया कि शायद शिनो ने काओको के बेनिफिट्स के लिए उसकी इस विश को फुलफिल कर दिया होगा। खैर इतने में हम फिर से शिनो को देखते हैं जब काओको से मिलने की जिद करता है मगर साटोमी उसे यहाँ से बाहर जाने से मना कर देता है क्योंकि शिनो की पावर किसी पर भी भारी पड़ सकती थी। इतने में शिनो ने बताया कि उसे इनकी बजाय चर्च में जाना है ताकि वो कोसुके के साथ टाइम स्पेंड कर सके। अब साटोमी इस चीज के लिए मान जाता है और इधर दूसरी ओर कोसुके जब काओको के पास जाने की कोशिश कर रहा था तब उसने देखा कि कैसे वो एक मॉन्स्टर में तब्दील होने लगती है। इतने में वहाँ पर साटोमी आ जाता है और वो काओको से पूछने लगता है कि आखिर उसकी ख्वाहिश क्या है। इस पे काओको को समझ आ गया कि उसका अब आखिरी पल आ चुका है, इसलिए वो साटोमी से पूछती है कि आखिर उसने उसके परिवार को क्यों नहीं बचाया था। जिसपे साटोमी ने बताया कि जब तक वो उन सभी को बचाने के लिए विलेज में पहुंचा था तब तक उन्हें डाकुओं ने मार दिया था। और यहाँ इतना सब सुनने के बाद काओको के आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। खैर इतने में वहाँ पर शिनो आ जाता है जिसे एक अलग रूप में देख के कोसुको और कोहुको हैरान रह जाते हैं। पर यहाँ शिनो ने अपनी तलवार को बाहर निकाल के कोहुको को बताया कि कैसे वो उसे आज से आजाद करने वाला है। इसी के साथ शिनो ने ये भी बताया कि वो भले ही खुद को एक मॉन्स्टर की तरह समझ रही है मगर वो उसकी नजर में एक नेक दिल और अच्छी लड़की है और हमेशा रहेगी। इसके कुछ देर बाद शिनो और कोसुके पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और यहाँ कोसुको चाहता था कि वो शिनो को हामाजी के पास ले जाए ताकि वो उसके नए रूप को देख सके, मगर यहाँ शिनो ने बताया कि कैसे वो फिलहाल के लिए आराम करना चाहता है।
इतने में कोसुके उसके लिए टी लेने चले जाता है और जब वो वापस आता है तब वो शिनो को फिर से नॉर्मल रूप में देख के हैरान रह जाता है। खैर दूसरी ओर हम चर्च के एल्डर को देखते हैं जिन्हें शिनो की पावर के बारे में मालूम पड़ चुका था और अब वो साटोमी को अपनी मीटिंग में बुलाते हैं ताकि वो उसके जरिए शिनो को उसके पास बुला सके। असल में वो अब शिनो को एजलेस गार्डियन की तरह देखने लगे थे और अब वो किसी भी हालात में शिनो को यहाँ बुलाना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर शिनो अपने साथ हो रहे पिछले कुछ दिनों की वजह से काफी थक चुका था, इसलिए वो ज्यादातर आराम करने में बिजी था। यहाँ तक वो कुछ देर के लिए बाहर वॉक पर निकल जाता है, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था उसकी कोसुके की शेडो से टक्कर हो जाएगी। यहाँ वो शेडो शिनो को रिवील करती है कि कैसे वो कोसुके का ही पार्ट है, मगर वो उसका असली भाई है और उसके साथ वाला कोसुके असल में फेक कोसुके है। इधर शेडो ने शिनो को विश्वास दिलाने के लिए बचपन का एक मूवमेंट बताया जो सिर्फ उन दोनों को ही मालूम पड़ सकता था। अब इतना सब सुनने के बाद शिनो काफी हैरान होता है और इसी बीच शेडो शिनो को गले लगा लेती है और इसी के साथ वो उसकी जेब में हाथ डाल देता है और ये चीज शिनो नोटिस नहीं कर पाता। खैर उसके बाद वो शेडो यहाँ से निकल जाती है और फिर हम शिनो को देखते हैं जो थोड़ा और चलने के बाद उसके साथ वाले कोसुके से टकरा जाता है। इधर शिनो के दिल में ये बात थी कि क्या इस वाले कोसुके को बचपन वाली मूवमेंट याद होगी। इधर जब उसने ये बात कोसुके से पूछी तब वो उसे ये बात बता देता है और ये सुनने के बाद शिनो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो काफी इमोशनल हो जाता है। खैर इतना सब जानने के बाद शिनो को रियलाइज हो गया कि वो शेडो असल में उसकी फीलिंग के साथ खेलना चाहता था। अब उसके बाद वो साथ में घर पहुंच जाते हैं जहाँ उनको मालूम पड़ता है कि कैसे कुछ लोग चर्च से यहाँ आए थे ताकि वो शिनो को अपने साथ ले जा सके, मगर वो उसे यहाँ नहीं मिला इसलिए वो वापस चले गए। इधर अब शिनो और कोसुके को समझ आ गया था कि ठीक पिछली बार की तरह अगर चर्च वालों को शिनो नहीं मिलता है तब वो उनकी बहन हामाजी को किडनैप कर लेंगे। मगर यहाँ दूसरी ओर हम हामाजी को देखते हैं जो पहले से चर्च हेडक्वार्टर में लाई जा चुकी थी। अब हैरानी की बात ये थी कि हामाजी के चर्च में होने वाली बात शिनो और कोसुके को मालूम पड़ चुकी थी, इसलिए वो अगले ही पल वहाँ पहुँच जाते हैं। इधर शिनो ने देखा कि कैसे चर्च के चारों तरफ बैरियर्स लगे हुए हैं, इसलिए शिनो कारासुमा के इस्तेमाल करके बैरियर को तोड़ देता है और इसी के साथ अंदर आ जाता है। इधर दूसरी ओर बैरियर के टूटने की वजह से शिनो के आने की खबर हामाजी को मालूम पड़ जाती है और यहाँ इसी के साथ उसे ये भी मालूम पड़ा कि कैसे चर्च में लिलित नाम की डिवाइन गर्ल थी जो चर्च में घुसने वाले लोगों को सबक सिखाने का काम करती थी। वहीं दूसरी ओर शिनो चर्च में घुस चुका था और यहाँ उसकी लिलित से टक्कर हो जाती है, पर यहाँ शिनो कैसे भी करके खुद को लिलित के कब्जे से बाहर निकालने में कामयाब होता है और उसके बाद वो सीधे बचते हुए सातोमी से टकरा जाता है। अब इधर सातोमी इस बात से हैरान था कि आखिर कैसे शिनो ने खुद को लिलित से बिना चोट खाए बचा लिया था और ये काफी बड़ी बात थी। इसके कुछ देर बाद लिलित सातोमी के पास आती है जहाँ वो उससे ये जानने की कोशिश करती है कि क्या उसने किसी बच्चे को देखा था, पर यहाँ सातोमी इससे साफ इनकार कर देता है और उसे रिवील कर देता है कि कैसे उसने किसी भी बच्चे को नहीं देखा है। अब इस तरह लिलित यहाँ से निकल जाती है और तब हमें मालूम पड़ता है कि कैसे सातोमी ने शिनो को अपने पास छुपा के रखा हुआ था। खैर इसी के साथ शिनो अब हामाजी को यहाँ से ले जाने में कामयाब हो जाता है। इस तरह अब रात का समय होता है जहाँ वो सभी लोग साथ मिलकर सोल बॉल को गिन रहे थे, मगर यहाँ शिनो ने देखा कि कैसे उसने अपने दोनों बॉल को खो दिए हैं। उसे अब रियलाइज होता है कि जब लास्ट टाइम शेडो ने उसे गले लगाया था तब उसी वक्त उसने उसके सोल बॉल को भी चुरा लिया होगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और अब तो हाई फीचर भी आ रखा है तो वो भी कर देना, और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से 70 कमेंट्स का एम पूरा कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले अमेजिंग रिकैप वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।